हेलो बच्चों, मैं आपकी एसएसटी टीचर आज आपके लिए डेमोक्रेसी वाला चैप्टर सिविक्स में उसे एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 इन द प्रीवियस वीडियो दिस चैप्टर विल बी स्टार्टेड। ठीक है, हो चुका था स्टार्ट। इसमें हमने क्या देखा था, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है, वो हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, और अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारा किस तरीके से कंट्री चलेगा, है ना। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है वो हमें वो अथॉरिटी होती है जिससे कि हमें कानून मिलते हैं, हमें सेटलमेंट्स मिलते हैं, मेंटेनेंस मिलती है, सिक्योरिटी होती है हमारी, उसमें डिसिप्लिन हमारा मेंटेन रहता है गवर्नमेंट की वजह से ही। और ये हमें प्रोवाइड कराता है वो फैसिलिटीज जैसे कि रोड्स की व्यवस्था, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हमें गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है। इसलिए गवर्नमेंट की नेसेसिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर आपने देखा था स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स की गवर्नमेंट थी। इसमें सबसे पहले मोनार्ची की हमने बात की थी, जो कि हेरिडेटरी होती है। इसके बाद ओलिगार्ची, जो कि एक ग्रुप होता था, एक फॉर्मेशन होता है गवर्नमेंट का, ग्रुप बना करके लोग दूसरों पर हुकूमत जमाते हैं। इसके बाद फिर हमने थियोक्रेसी की बात की थी स्टूडेंट्स, जिसमें आपने देखा था एक रिलीजियस लीडर होते हैं, जो क्या या तो ग्रुप होता है लोगों का, या फिर एक पर्सन जो रिलीजियस लीडर होता है वो भगवान के, वो अपने आप को खुदा मान करके लोगों पर राज्य करता है। तो थियोक्रेसी आपकी वही गवर्नमेंट बताई गई थी। फिर आपने डिक्टेटरशिप में पढ़ा था कि एक पर्सन या फिर एक ग्रुप लोगों पर अधिकार जमाते हैं, उन पर अपना राज्य करते हैं। जैसे कि हिटलर था आपका, जियाउल हक थे पाकिस्तान के। तो ये आपने इसमें देखा था। डेमोक्रेसी लास्ट वाला इसमें गवर्नमेंट था, जो डेमोक्रेसी लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है, और लोगों की सरकार होती है। इसमें आपका ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी इससे पहले। ठीक है, फिर हम जब और आगे बढ़े तो हमने देखा टोटलिटेरियन गवर्नमेंट थी, जो कि जिसमें मोनार्चीज, ओलिगार्चीज, थियोक्रेसीज, डिक्टेटरशिप, इस तरीके की गवर्नमेंट आपको इसमें बताई गई थी। फिर हमने और देखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, आपको पता है ये वो रूल चलाता है जो कि लोगों के द्वारा कॉमन पीपल बनाते हैं, वो रूल इसमें लागू होते हैं। और इस तरह से हमने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ जाना था बच्चों। फिर हमने थोड़ी हिस्ट्री देखी थी कि डेमोक्रेसी की किस तरीके से होती है। तो आपने सबसे पहले इंडियन डेमोक्रेसी देखा था इसमें, तो आप इसमें बहुत सारी चीजें आपने इसमें देखी थी। सबसे पहले वृज्जी, कलिंगा, वो पावरफुल रिपब्लिक्स थे। तो हम इस तरह से इसमें सभा और समिति के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमने एथेनियन डेमोक्रेसी भी पढ़ा था, जिसमें एथेंस पावरफुल सिटी था, उसमें किस तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपना एक स्थान बनाया था। फिर आप जब और आगे बढ़े स्टूडेंट्स, तो आपने इसमें बहुत सारे और पॉइंट्स भी लिए थे, जैसे कि रोम को भी हमने इसमें शामिल किया था कि अर्ली रोम था जो, वो उसमें किस तरीके से डेमोक्रेसी जो थी वो स्टार्टिंग हो गई उसकी। तो आपने इसमें देखा था जो रोम का राजा था वो रिपब्लिक गवर्नमेंट के रूप में था, और 12 इयर्स के कठिन परिश्रम के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद, उसने अपनी पॉपुलेशन को डेमोक्रेसी के रूप में उसने उनको वो लोगों के ऊपर लागू किया, और उसके बाद उसके कंट्री में भी डेमोक्रेसी का उदय हो गया। तो आप इसमें इंग्लैंड था, इसके बाद इंग्लैंड में आपने देखा था कि बहुत कुछ इसमें भी ये बताया गया था किस तरीके से लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में जागृत किया गया, और उनको अपने अधिकार बताए गए, और अधिकार के साथ साथ किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। और फिर डेमोक्रेसी का उन्होंने उसमें रूल्स रेगुलेशन के साथ उसमें लागू हो गया। फिर यूरोप रेनेसेंस, जो एक मूवमेंट था कॉमन पीपल के लिए, उसमें ये क्वेश्चनिंग लोगों को दिया गया, उनको क्वेश्चन करने का राइट दिया गया, और उनको ये बताया गया कि आपके क्या क्या राइट्स होते हैं।
आप उनका किस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप शुरू से अभी तक डेमोक्रेसी के बारे में देखते आए। ये हिस्ट्री थी पुरानी, किस तरह से डेमोक्रेसी ने अलग अलग कंट्रीज में किस तरह से वो डेवलप हुई, किस तरह से आगे बढ़ी। इसके बाद स्टूडेंट्स अब नया आज हम टॉपिक उठाते हैं इसी चैप्टर का, वो है एज ऑफ एनलाइटमेंट, है ना। इसको प्रबोधन भी कह सकते हैं, या फिर वो ज्ञान जो एक अलग प्रकाश जगाता हो या हमें एक नई नॉलेज प्रदान करे। तो आफ्टर द डेमोक्रेसी देयर आर सो चेंजेस इन दीज कंट्रीज। कौन कौन से ऐसे ज्ञान मिले, प्रबोधन मिले, कौन कौन से ऐसे प्रकाश मिला, नॉलेज मिली लोगों को, जिससे कि हमें इसमें पढ़ने के लिए जरूरी लगा। तो देखिए एनलाइटमेंट कौन से थे। एक एज आया, एक युग आया स्टूडेंट्स 17th से लेकर के 18th सेंचुरी में, जो ऐसा युग था जिससे लोगों को एक नई नॉलेज मिली, एक नया ज्ञान मिला। ठीक है। द थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो आधुनिक डेमोक्रेसी की थ्योरी थी वो क्या थी, वो फॉर्मुलेटेड थी फिलोसोफर्स के द्वारा, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो डेमोक्रेसी को लेकर के बनाए गए थे। जैसे कि फर्स्ट इसमें एलिमेंट था जो बहुत इम्पोर्टेंट था, और सारे ही इम्पोर्टेंट थे, और उनसे बहुत सारे लोगों को ज्ञान मिले कि हमारे क्या क्या राइट्स होते हैं, हमें उनका बेनिफिट किस तरह से हम उठा सकते हैं, और राइट्स का ज्ञान होना, नॉलेज होना हमारा हक बनता है। तो सबसे पहला था इक्वलिटी, किस तरह से हम अपने आप को इक्वल समझ सकते हैं, हम एक दूसरे के, हम लोगों में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए कि आपस में भेदभाव, हम बल्कि आपस में सब इक्वल हैं, ऐसा इसमें बताया गया था। सेकंड था फंडामेंटल राइट्स, हमारे कौन कौन से राइट्स हैं, उन अधिकारों को लोगों को बताया गया था कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, वो इसमें समझाए गए थे। ठीक है। इसके बाद आप देखिए फंडामेंटल राइट के बाद में थर्ड पॉइंट में रिलीजियस फ्रीडम, मतलब रिलीजियस फ्रीडम का बच्चों मतलब ये होता है कि इसमें आपको ये बताया जाता है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए किसी को बाध्य किया जाता है, या फिर इसके अलावा वो अपनी मर्जी से कोई भी कास्ट को नहीं चुन सकता है, ऐसा नहीं है। लोग अपनी मर्जी से, उनको पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो कोई भी धर्म को अपना सकते हो। तो ये इसमें रिलीजियस फ्रीडम भी लोगों को दी गई। फिर फोर्थ पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द चर्च एंड स्टेट, मतलब स्टेट में और चर्च में कौन कौन से इसमें सेपरेशंस बता दिए गए थे, वो सेपरेशन लोगों को स्वीकार करने के लिए उनको बताया गया था, इसकी नॉलेज लोगों को दी गई थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके इसमें 4 पॉइंट्स बताए गए थे जो कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थे, इनके बारे में हमको पूरा पता होना चाहिए। फिर देखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म था, इट मीन्स द पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रोटेक्ट लिबर्टी। एक ये वो होता है रिपब्लिकनिज्म, जो कि वो कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमें पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है ये हमें, और लिबर्टी देता है ना, एंड बिलीव इन इक्वलिटी, और ये विश्वास रखता है इक्वलिटी में, मतलब कि हम सब आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं। जो लॉ कानून एक बहुत ऊंचे पद के स्टेटस के इंसान के लिए है, वही एक गरीब के लिए भी है। तो ये भी उनको पता होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, इस तरीके से बहुत सारे कानून हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अमेरिकन्स फॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। अमेरिकन्स ने बहुत सारे सिविल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने फॉट किया, लड़ाई की। फॉर ऑल इंक्लूडिंग अफ्रीकन अमेरिकन, इसमें बहुत सारे अफ्रीकन्स भी थे और अमेरिकन भी इसमें शामिल थे। इस तरीके से आपने इसमें देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आई जो कि लोगों को बहुत जरूरी
हुआ करती थी। इसके बाद बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो पीरियड था जिसमें कि पॉलिटिकल और सोशल बहुत सारे चेंजेस आए, और ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन के टाइम में कॉमन पीपल जो था वो मोनार्ची जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, और उसके अलावा जो न्यू गवर्नमेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जिसके आई थी, उससे लोगों ने बहुत सारे चेंजेस आए और उन्हें इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उनको बहुत सारे राइट्स, अधिकारों का उनको पता चला, जिसमें कि उन्हें ये मालूम पड़ा इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बच्चों ब्रदरहुड मतलब भाईचारे को कहते हैं। तो इन्होंने इन तीनों चीजों को प्रिंसिपल बनाया, मतलब अपने सिद्धांत बनाया। उससे इनका जो रिवॉल्यूशन था बहुत आगे चला और जिसमें कि बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिले। इसके साथ बेटा इसमें जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी उसने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड सिटीजन्स, मतलब ये डिक्लेयर किया कि किस तरीके से सिटीजन्स के राइट्स होते हैं और मानव के अधिकार कौन कौन से हो सकते हैं। ये उन्होंने नियम लागू किया 1789 अगस्त में। ठीक है, फिर देखिए आप और आगे देखो, फिर अमेरिकन जो थे इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ द अमेरिकन फाइट, और अमेरिकन्स ने इस सक्सेस को हासिल करने के लिए बहुत सारे फाइट्स किए। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे जो थे लड़ाइयां लड़ी, और उसके बाद अपने इंडिपेंडेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसके लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। और 20th सेंचुरी में उनको गवाही मिल गई, मतलब पूरी तरह से 20th सेंचुरी में वो जो थे उनको फ्रेंच ये जो था इसके विटनेस्ड हो गए, इम्प्रेस्ड ऑफ न्यूमरस डेमोक्रेसीज, जो कि डेमोक्रेसी थी जैसे कि आपकी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जर्मनी, जापान, ये जो थी इसमें उन्होंने बहुत सारी जगहों पर डेमोक्रेसी का जो था वो लागू हो गया। 20th सेंचुरी में ऐसा देखा गया कि जो वर्ल्ड वार विद ऑल इट्स डिवास्टेशंस, इसके साथ साथ जो वर्ल्ड वार था 20th सेंचुरी में वो भी होने लगा। यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड ए एंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल ह्यूमन लिबर्टी। इसके साथ बेटा जो यूनाइटेड नेशंस थे उसमें शांति, सिक्योरिटी और दूसरे ह्यूमन लिबर्टीज, मतलब इंसानों को लिबर्टी दी जाए, ये सारी चीजों का भी उन्होंने इसमें प्रलोभन बनाया। फिर बेटा इसमें बहुत सारे की एलिमेंट्स निकल के आए थे, जो वो भी हम थोड़े देख लेते हैं कि डेमोक्रेसी के कौन कौन से की एलिमेंट्स थे इसमें। तो की एलिमेंट्स को अगर आप देखते हो तो इसमें सबसे पहले आप देखो क्या होता है डेमोक्रेसी की एलिमेंट्स। हम जब तक पता करें उससे पहले हम कुछ जान लेते हैं। डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी वो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जो कि बहुत पॉपुलर फॉर्म है, जो आज के समय में वो गवर्नमेंट अधिक चल रही है, उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसके, तो वो देखते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहला है रूल बाय द पीपुल, ऐसा नियम जो कि लोगों के द्वारा बनाया गया हो। वो कौन सा होता है जिसमें कि ए डेमोक्रेसी इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम तो होता ही है डेमोक्रेसी, जहाँ के लोग चूज करते हैं अपनी गवर्नमेंट को खुद। फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, मतलब पूरी तरह से फ्री होते हैं, आपको स्वतंत्रता होती है। फेयर होते हैं, मतलब इसमें किसी भी तरीके की बेईमानी नहीं होती। इस तरीके के इलेक्शन होते हैं इसमें, जिसमें कि इंसान अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद, अपनी पार्टी खुद बनाता है, चूज करता है, और जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उनका पार्लियामेंट में कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, उसका डिसीजन आम पब्लिक लेती है। उसी को कहा जाता है रूल बाय द पीपुल। और पार्लियामेंट वो बॉडी है जिसमें कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो विच विल रूल द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल, वो जो काम करते हैं वो आम इंसान, आम लोगों की, पब्लिक के बिहाफ पर करते हैं।
मतलब उनके सारे जो भी वो चाहते हैं वो सारी बातें उन्हें वहां पर प्रेजेंट करनी होती हैं, उनके बिहाफ पर वो वहां काम करते हैं। ठीक है, लोग कौन होते हैं इसमें? पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं। पीपल जो होते हैं वो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल अथॉरिटीज रखते हैं, और लीडर जो होते हैं वो टेम्परेरीली होते हैं। ये तो आपको पता है, लीडर्स की लिमिटेशंस होती है कि आपको इतने ईयर्स के लिए रखा गया है, तो वो उतने ईयर के लिए ही वहां पर रहते हैं। और अगर वो इस बीच कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि इलीगल है, तो हम आम पीपल ये अधिकार रखते हैं कि उनको समय से पहले भी हटाया जा सकता है, बाय इलेक्शन दूसरे पर्सन को वहां पर रखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें रूल बाय द पीपल। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, जस्टिस एंड इक्वलिटी, न्याय और एकाधिकार, इक्वलिटी सॉरी समानता। ठीक है, आप इसमें देखो जस्टिस जो होता है और इक्वलिटी होती है, ये दो पिलर्स होते हैं, मतलब दो खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं किसके? डेमोक्रेसी के। ठीक है, जस्टिस जो होता है इज टू गिव ईच वन, जस्टिस न्याय हर किसी को मिलता है, व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर एज ए पर्सन, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, लेकिन अधिकार सभी को मिलता है। इक्वलिटी जो है वो डिफाइन करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। क्या बताती है हमें? वो ये बताती है कि कानून की नजर में हर इंसान एक ही है। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय वर्च्यूज और कास्ट, सेक्स, रिलीजन, वेल्थ एटसेट्रा। यहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? मतलब आपस में कोई भी छोटा या बड़ा या अमीर या गरीब को अलग अलग कर देना, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। चाहे वो कास्ट को लेकर हो, चाहे सेक्स को लेकर हो, चाहे रिलीजन को लेकर हो, चाहे वेल्थ को लेकर हो। ठीक है, किसी भी चीज को लेकर को उनको अलग अलग नहीं किया। जैसे कास्ट क्या है? कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कानून सबके लिए। सेक्स, कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई आदमी है, कोई औरत है, कानून सबके लिए बराबर है। रिलीजन, धर्म, ठीक है, आप हिंदू धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं। वेल्थ, आपकी कोई भी रेपुटेशन है समाज में, सोसाइटी में आप, लेकिन कानून सबके लिए कैसा है? इक्वल। इसीलिए टू एंजॉय इक्वली देयर शुड बी जस्टिस। आप इक्वलिटी के साथ, एंजॉय के साथ रहो, क्योंकि जस्टिस सबके लिए जरूरी है, न्याय सबके लिए जरूरी है। तो स्टूडेंट्स आपने इतना इसमें आज देखा। अब आप देखो, मैं इसमें थोड़ा सा बताती हूँ, अब आप थोड़ा बुक से देख लीजिए। देखिए, जस्टिस एंड इक्वलिटी के बाद आपका एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है आपका गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स टू एवरी सिटीजन्स। आखिर ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो हम सिटीजन्स को गारंटीड मिलते हैं, बेसिक हैं, मतलब जिनको हमें सबको उसका आभास होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको जरा। डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के लिए बेसिक राइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो गारंटी प्रोवाइड कराते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हमें गारंटी प्रोवाइड कराता है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं। दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द स्टेट। ये जो राइट्स होते हैं ये हमें स्टेट से अलग नहीं करते। दे इंक्लूड, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन। हमें इतना अधिकार होता है कि हम अपनी बात को कह सकें, अपने कोई भी एक्शन हम उठा सकें। अगर हमें अपनी बात कहनी है, हमें ऐसा फील होता है कि हमें अपनी बात ऊपर तक पहुंचानी है, तो बिना किसी फियर के, बिना किसी डर के हम अपनी बात को ऊपर तक पहुंचा सकें। ये हमें, नो वन कैन टेल यू व्हाट यू मस्ट थिंक। कोई भी आपसे ऐसा नहीं कहेगा कि आप क्या सोचते हो। बिलीव और से, विश्वास रखो और बोलो। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है इसमें, द राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। आपको पता है कानून की नजर में हर कोई एक होता है। ठीक है। थर्ड, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम अपने धर्म को लेकर के पूरी स्वतंत्रता रखते हैं, है ना। आप चाहे अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन चेंज कर सकते हैं,
प्रैक्टिस देयर रिलीजन इज दे सी फिट, जिसमें वो अपने आप को फिट महसूस करते हैं वो धर्म अपना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, द राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ईच पर्सन हैज द राइट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। आपके देश में, आपकी दुनिया में क्या हो रहा है उसको बताने का अधिकार हर किसी को होता है। देयर कैन बी नो सेंसरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी आपको अधिकार होता है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन पूरी ऊपर तक प्रोवाइड करा सकते हो। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द राइट टू ट्रेवल एंड सेटल एनीवेयर इन द कंट्री, आप देश में कहीं भी सेटल हो सकते हो, कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, इसका राइट सभी को होता है। नेक्स्ट, द राइट टू एसोसिएट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, जैसे कि एंड टू फॉर्म एंड ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी चॉइस से कोई भी इंसान कहीं भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता है बिना किसी की परमिशन के, वो उसकी अपनी इच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट, द राइट टू असेंबल फ्रीली, वो कहीं भी इकट्ठा हो सकता है जहां उसको लगता है कि वो सुरक्षित है। एंड टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट एक्शन, और कोई भी गवर्नमेंट एक्शन उठा सकता है। ठीक है, इस तरह से एवरीवन हैज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सरसाइज दीज राइट्स पीसफुली, हर इंसान को बच्चों पूरा राइट होता है कि वो कोई भी अपने नियमों को जानकारी रखे और उनका यूज कर सके विद रेस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ, फॉर द लॉ, कानून के लिए, एंड फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के अधिकारों के लिए बनाए गए हैं, उनका पूरा हर इंसान को जानकारी होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस में उन चीजों को लाता रहे, ऐसा माना जाता है। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे अगली आने वाली आपकी रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है, तो आपके लिए आज यहीं तक काफी है। आप इसमें से क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक पर लिखोगे बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है, काफी चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो गया है अभी तक। ढेर सारे क्वेश्चन आज से लेकर, आज हमारा चैप्टर स्टूडेंट्स जो आपका स्टार्ट हुआ था वो था एज ऑफ एनलाइटमेंट, हमने यहाँ से लिया था इसको और हम यहाँ आकर खत्म हो चुका। ठीक है, तो आपको इतना चैप्टर में से क्वेश्चंस निकालने हैं और उनको अपनी नोटबुक पर नोट करना है विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, and very effectively you will write these questions and find out some hard words for your knowledge, for your future, bright future. Okay students, so this is the topic for today, and now this time for attendance. Students, you will give me the attendance today's, and after that I always saying you that you will be very safely, very protectively stay at home with your parents, with your family members. Okay, this is your duty, and you all are very good students and very careful for your health also. Okay, bye bye students.